तो ये इस तरह का एक पार्ट था हमारे पास। ये न्यूरॉन है, इसके दो पार्ट हैं। एक को हम कहते थे, ये हमारा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लीनियर पार्ट, और एक को हम कहते हैं नॉन लीनियर पार्ट। तो लीनियर पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मली अभी तक जो है वो क्या था, W ट्रांसपोज X प्लस B, और जहाँ पे हिडन लेयर आती थी यहाँ पे X की जगह पे जो है वो प्रीवियस लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन A आ जाता था। यहाँ तक तो क्लियर है ना? तो यहाँ जी तक। सर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर में अभी तक हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन था, जिसको हम कहते थे, क्या कहते थे, सिग्माइड फंक्शन। सिग्माइड फंक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते थे कि हम कहते थे सिग्माइड ऑफ z। तो हम उससे एक चीज जो है वो कैलकुलेट करते थे, और वो कैलकुलेट जो करते थे उसको हम कहते थे दैट इज आवर एक्टिवेशन वैल्यू, दैट इज बिटवीन 0 and 1। ये फंक्शन अभी तक हमने कैलकुलेट किया। इसको हम g ऑफ z से भी रिप्रेजेंट करते थे, g ऑफ इस तरह से भी करते थे, समटाइम g ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से थी। ये वाली शेप जो है ये सिग्माइड फंक्शन की है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस के ऊपर z है, z हम कैलकुलेट करें w ट्रांसपोज x से, और ये साइन पे y एक्सिस के अंदर हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक है, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक है, और इसका सेंटर जो है वो 0.5 के ऊपर था, और यहाँ पे 0 होता है। तो अगर वैल्यू हमारी एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0.5 होती तो हम उसको 1 कह देते थे। 0.5 से बिलो होती थी तो हम उसको जो है वो 0 कंसिडर कर लेते थे। ये एक नॉन लीनियर पार्ट था। इसमें इसका ऑब्वियसली जब हम किसी भी फंक्शन को ट्यून करते हैं, तो ट्यून करते वक्त हम क्या करते हैं, हम उसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। हमने इसका जो डेरिवेटिव लिया था वो क्या था, कोई याद हो अगर किसी को? किसी भी सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन फंक्शन, जी जी, फंक्शन सर इटसेल्फ। इटसेल्फ वही। इटसेल्फ नहीं, इटसेल्फ से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जरा एक स्लाइड न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं। हम इसको हम कहते थे कि ये फंक्शन जो है वो g ऑफ z जो है वो इसके बराबर है 1/1 प्लस e रेज की पावर माइनस g के बराबर था। लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि d/dz इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी इसको इस तरह लिखना चाहिए, d/dz ऑफ किसकी, g ऑफ z की। जो कि इस चीज के बराबर था 1/1 प्लस e रेज की पावर माइनस z इंटू 1 माइनस 1/e रेज की पावर माइनस z। ये किसी चीज का डेरिवेटिव होता है, किसी भी सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव का ये फार्मूला था।
आप यानी कि ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, ये जी ऑफ सी है इंटू 1 माइनस 1 ओवर जी ऑफ सी। ये किसी भी सिग्माइड फंक्शन का डेरिवेटिव है। इस फंक्शन के साथ जो इस फंक्शन को अगर हम कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वेरी बिग लार्ज वैल्यू के साथ करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो जी की वैल्यू, सॉरी जेड की वैल्यू अगर जो है वो 10 आती है, 10 आती है, वेरी बिग है, तो हमारा जी ऑफ सी हमेशा जो है वो क्या होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। अगर वैल्यू बहुत बड़ी है तो जी ऑफ सी हमेशा 1 होगा, चाहे कैलकुलेट करके देखें, 1 ओवर 1 प्लस ई रेज की पावर माइनस ई रेज की पावर माइनस 10, ये माइनस सी है। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमेशा 1 या 1 के बहुत ज़्यादा करीब होगा। और इसको अगर हम इस डेरिवेटिव के अंदर रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। कि अगर जी जो है वो बहुत बड़ा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, और उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा 0 होगा। इसी तरह अगर जी को हम बहुत स्मॉल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी को हम कहते हैं हम इसको कहते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल -10 है, तो जी ऑफ सी कैलकुलेट करके देखें तो ये हमारे पास हमेशा 0 आएगी। बहुत बड़ी वैल्यू के लिए जो है वो भी 0 है, और सॉरी जो बहुत बड़ी वैल्यू है उसके लिए उसके लिए 1 आती है, और जो बहुत छोटी वैल्यू है उसके लिए जी ऑफ सी जो है वो 0 होती है। अगर 0 को हम इस फार्मूला में रखते हैं तो फिर क्या होगा, 0 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज ऑल्सो ए 0। यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू के लिए और बहुत छोटी वैल्यू के लिए डेरिवेटिव ऑफ सिग्माइड फंक्शन हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर ये z जो है ये 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 के बराबर हो, तो फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, तो इसका जी ऑफ जी फिर क्या आता है, तो बता सकते हैं, 0.5 आता है। 5। ठीक है, 0.5 ये था ना हमारे पास, यहाँ पे था, फिर ये यहाँ से गुजरता है, ये वाली जगह 0.5, और फिर अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाता है 1/4। अब 0 नहीं आता, ये ठीक है कुछ बात। अब बहुत बड़ी वैल्यू के लिए या बहुत छोटी वैल्यू के लिए डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद सिग्माइड फंक्शन, कि जब आपका डेरिवेटिव 0 या 0 के बहुत करीब आना शुरू हो जाता है, नॉर्मली ये 0 के करीब है, बहुत 0 नहीं, 0 मीन 0.00001, दैट इज इक्वल टू 0। तो उस वक्त आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, अगर डेरिवेटिव बहुत 0 के बहुत करीब हो। वो द पॉइंट। तो ऐसी जगह के ऊपर आपका ये जो सिग्माइड फंक्शन है ये नॉर्मली स्लो हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहता। तो डीप लर्निंग के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कुछ अल्टरनेट फंक्शंस भी हैं। अल्टरनेट फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास थे, वन ऑफ देम इज tan h फंक्शन। tan h, ये वाला tan h इस तरह लिखा होता है। जो सिग्माइड फंक्शन है इसकी एक और भी रीजन है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये हमेशा इसकी जो आउटपुट है
इस सिग्माइड फंक्शन की ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। लेकिन किसी जगह पे ऐसा भी तो मुमकिन है कि वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई ना करे, बल्कि कुछ वैल्यू ऐसी भी हैं जो कि माइनस में जा रही हैं, तो ये हमेशा आपको 0 और 1 के दरमियान ही आउटपुट देगा। तो इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो दूसरा जो फंक्शन है वो है tan h फंक्शन। tan h फंक्शन की फिगर जो है वो इस तरह से है। इसमें क्या है कि आपकी जो रेंज है वो -1 से +1 तक होती है इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1। -1 से 1 तक होती है। और ये हमेशा जो ग्राफ के है, ये देखें, ये सेंटर से गुजर रहा है और ये 0 के बराबर है। ये 0 है यहाँ पे। ये एक रीजनेबल है एज कंपेयर टू द सिग्मॉइड फंक्शन। उसकी वजह ये है कि इसका जो सेंटर है वो 0 है। नॉर्मली डेटा के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन यूनिवर्स, तो चीजें जो है वो अपने सेंटर के ऊपर लाई करती हैं जहाँ पे 0 होता है। आपने शायद इससे पहले हमने नॉर्मल कर्व पढ़ा था, तो नॉर्मल कर्व में भी हमारे पास कुछ इस तरह की चीज थी, इस तरह से। तो हम ये कहते थे इस नॉर्मल कर्व में जो पीक है वो कहाँ पे है? 0 के ऊपर है। और यहाँ पे हम कहते थे ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी। तो चीजें जो है वो नॉर्मली अपने सेंटर की तरफ जो है वो 0 पे होती हैं। तो ये ज्यादा डेटा के ज्यादा करीब है, एक नेचर ऑफ डेटा के ज्यादा करीब है कि आपकी चीज, आपका जो सेंटर है वो 0 पे हो इंस्टेड ऑफ के 0.5 के ऊपर 0। और ये इसके साथ साथ जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको भी अकोमोडेट करता है, क्योंकि ये ना -1 से लेकर +1 तक जो है वो इसकी रेंज है। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसका वो जो फॉर्मूला है वो जो पीछे हमने लिखा है सिग्मॉइड फंक्शन, वो नहीं है, बल्कि इसका डेरिवेटिव का फंक्शन ये वाला है, ये e रेज़ की पावर g माइनस e रेज़ की पावर -z ओवर e रेज़ की पावर g प्लस e रेज़ की पावर -z। ओके, तो अगर इस फंक्शन को अगर हम यूज करें तो उसमें भी होता ये है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल g इज इक्वल टू 10 हमने लिया था, ये वाली g इज इक्वल टू 1, तो इस वक्त अगर हम उस फार्मूला से e रेज की पावर c माइनस e रेज की पावर माइनस c ओवर e रेज की पावर g प्लस e रेज की पावर माइनस c, तो उससे भी आपका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा जो है वो 0 आएगा। और अगर बहुत छोटी वैल्यू है तो फिर भी डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू एक्सेप्ट 0 है तो डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा। ये प्रॉब्लम स्टिल जिस तरह की सिग्मॉइड फंक्शन के साथ थी, ये प्रॉब्लम इसके साथ भी एग्जिस्ट करती है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू होती है या बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो नियर टू 0 होता है, और जिसकी वजह से आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। तो ये दो फंक्शन थे, बट tan h इज बेटर देन सिग्मॉइड फंक्शन। होता ये है कि नॉर्मली अगर हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, तो उसमें एक इनपुट लेयर होगी, बहुत सारी हिडन लेयर्स होंगी और एक जो है वो आउटपुट लेयर होगी। तो आउट जो हिडन लेयर्स हैं उसके अंदर हम ये रिकमेंड करते हैं कि हम tan h फंक्शन को यूज़ करें, लेकिन जो लास्ट लेयर है उसके अंदर हमारे पास बाइनरी में रिजल्ट चाहिए होता है, तो उसके अंदर हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। कि किसी भी फंक्शन के, किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा जो है एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट लेयर है उसके अंदर हमने हमेशा रिजल्ट बताना होता है कि ये इमेज कैट का है कि नहीं है। तो देन सिग्मॉइड फंक्शन इज बेटर देन tan h फंक्शन। लेकिन जो हिडन लेयर्स हैं उसके अंदर हमें 0 या 1 में बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें वहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो ये मुमकिन है कि हिडन लेयर्स के अंदर हम tan h फंक्शन को यूज करें और जो लास्ट लेयर है उसके अंदर हम sigmoid function को use करें। Next function was the third one is the ReLU function.
रेलू फंक्शन जो है ये इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर इन द डीप लर्निंग, बल्कि tan h फंक्शन को भी अब लोगों ने डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया है और उसकी जगह पर रेलू फंक्शन को जो है वो यूज करते हैं। रेलू फंक्शन के अंदर मैं एक स्लाइड और कर लूँ। रेलू फंक्शन के अंदर जो आपका सिग्माइड आपका जो फंक्शन है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। आपके पास ये जी है और ये आपके पास एक्टिवेशन रिजल्ट की वैल्यू है। तो फंक्शन कुछ इस तरह की वैल्यू रखते हैं और इसके बाद ये फ्लैट हो जाता है इसके ऊपर। इसको हम रेलू फंक्शन कहते हैं। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्स। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर अब आ रही है। ओके, तो रेलू फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 0 1 या -1 और 1 के दरमियान नहीं होती, बल्कि इसकी वैल्यू जो है, इसका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास जी ऑफ जी के अंदर दो वैल्यूज हैं। या तो उसके पास वैल्यूज जो है, अगर तो या तो उसके अंदर जो वैल्यू है उसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, या तो उसके अंदर वैल्यू जी है या उसके अंदर वैल्यू 0 है। जी कब होगी? इफ जी इज ग्रेटर देन 0। और 0 कब होगी? इफ जी इज लेस देन 0। इसको इस तरह से भी लिखा होता है समटाइम, मैक्स जी की हमारे पास कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू 10 है, तो जी ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। अगर फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू जो है वो -10 है, तो उस वक्त आपका जो सिग्माइड फंक्शन है वो 0 प्रोड्यूस करेगा। कि पॉजिटिव के केस में वही वैल्यू रहेगी जो उसकी वैल्यू है, लेकिन नेगेटिव के केस में इसकी वैल्यू जो है हमेशा 0 रहेगी। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्स वेरी मच बेटर देन sigmoid function and tan h function। इसकी वजह ये है कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डेटा सेट है और उसमें ऑलमोस्ट 70% ऐसी वैल्यूज हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो हमेशा ये कोई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका ये वैल्यू और इसका जो सिग्माइड फंक्शन है वो ये है कि जी ऑफ जी, फॉर एग्जांपल मैं इसके डेरिवेटिव को जी ऑफ जी से मैंने रिप्रेजेंट किया, जो आपके ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ये आपके पास करेगा 0 if z is less than 0
and 1 if z is greater than 0. एक सेकंड ये ऑन होने दो। तो अगर हमारे पास z जो है वो पॉजिटिव है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जांपल 60% वैल्यूज आपके पास अगर ट्रेनिंग सेट के अंदर पॉजिटिव है तो ये देखें इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 है इंस्टेड ऑफ 0। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उनके लिए ये 0 होगा। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव वैल्यू 40% है और 60% ऐसी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव हैं तो इनके लिए इट विल परफॉर्म वेरी वेल। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए क्योंकि ग्रेडियंट 0 प्रोड्यूस कर रहा है तो मे बी ये स्लो हो, लेकिन ओवरऑल ये फंक्शन जो है वो बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू सिग्माइड फंक्शन और tan h फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज के लिए ऑलमोस्ट मोर देन हाफ या इक्वल टू हाफ ये वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेडियंट जो है वो उसका 0 नहीं होता। इसका एक थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसको कहते हैं लीकी रेलू, LEAKY रेलू। इसकी जो शेप है वो इस तरह की होती है और इसके बाद ये हल्का सा नीचे कुछ होता है। ये फंक्शन क्यों है कि ये देखें कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका भी डेरिवेटिव 0 है, तो ये यहाँ पे हो सकता है ये अच्छा परफॉर्म ना करता हो। तो लिकी रेलू क्या है कि लिकी रेलू में आप देखते हैं कि जो अगर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो ये कंपैरेटिवली बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाता, बल्कि थोड़ा सा फ्लैटनेस के साथ लेकिन थोड़ा सा नीचे को ये चलना शुरू होता है। यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होती बल्कि कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाती है लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती। तो नॉर्मली ये नीचे कितना जाना है, कैसे जाना है, ये हमेशा हम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था ये फार्मूला है तो इसकी जगह पे ये फार्मूला भी हो सकता है g ऑफ z इज इक्वल टू मैक्स पॉइंट सपोज 0 1, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना इसको रखना, 0.01 z जी। यहाँ पे हमारे पास था 0 लेकिन अब यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। 0.01 जी का मतलब है कि जो भी वैल्यू होगी जी की उसको 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत छोटी वैल्यू बन जाएगी, लेकिन होगी ये नेगेटिव में और ये नीचे नीचे आती जाएगी। तो इस सूरत में आपके पास जो ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन होगा वो जो है वो ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.01 if z is greater than 0 and otherwise 1 if, sorry, if z is less than 0, less than 0, or if z is greater than or equal to 0।
तो यहाँ पे देखें कि डेरिवेटिव जो है वो जीरो नहीं होता बल्कि कुछ ना कुछ रहता है, जिसकी वजह से जब कंप्यूटेशन होती है, जब लर्निंग होती है, तो वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है एज कम्पेयर टू कि आप उसको बिल्कुल फ्लैट कर दें और जीरो कर दें। तो लिकी रेलू इज वन ऑफ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रेलू फंक्शन। और ये 0.01, ये 0.05 भी हो सकता था, 0.001 भी हो सकता था, क्योंकि हमने ये कहा कि डीप लर्निंग इज एम्पिरिकल प्रोसेस, इसमें कोई चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बल्कि क्योंकि ये एक आपका हाइपर पैरामीटर की तरह पे है, ये एक नया हाइपर पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया कि आप इसको 0.05 करके देख लें, 0.01 करके देख लें, 0.001 करके देख लें, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी होती है किसी सर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर एग्जांपल इमेज प्रोसेसिंग के लिए, फॉर एग्जांपल ऑडियो के लिए, तो आप फिर उसी हाइपर पैरामीटर को जो है वो यूज कर लेते हैं फॉर द ट्यूनिंग पर्पस। ओके, तो ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ये इसने कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताए। ये प्रोज एंड कॉन्स वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए कि इनके साथ क्या क्या वैल्यू थी। यहाँ पे मेरा कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको ये गो थ्रू कर दिया। One last slide of this is why you need linear function, non-linear function। कि हम कहते थे हमारे पास जो सिग्माइड फंक्शन है, सॉरी जो न्यूरॉन है उसके दो पार्ट हैं, one of them is linear function and other of them is non-linear function। तो इसके अगेंस्ट ये एक स्लाइड दी हुई है उसने। नॉन लीनियर फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर किसी फंक्शन के अंदर हम लीनियर ही फंक्शन यूज करें तो उसकी आउटपुट जो है वो हमेशा लीनियर ही आती है। ये इसकी एग्जांपल इसने नीचे दी हुई है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि हमारे पास ये चीज़ होती है कि अगर ये हमारे पास है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये किया कि हम इसके अंदर कोई नॉन लीनियर फंक्शन नहीं यूज करते, बल्कि इसके अंदर हम जी कैलकुलेट करते हैं। और लीनियर जो फंक्शन है, जो दूसरा पार्ट है एक्टिवेशन फंक्शन, वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बिल्कुल लीनियर होगा W ट्रांसपोज X, जो कि लीनियर पार्ट है। तो लीनियर पार्ट होने से क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट है वो भी हमेशा लीनियर ही निकलती है। ये इसने उसको लिख के देखा कि आपकी A1 किसके बराबर है, D1 के, जो कि W ट्रांसपोज X प्लस B1 के बराबर है। और जब हम A2 कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं W ट्रांसपोज X, W ट्रांसपोज इनटू प्रीवियस लेयर की आउटपुट A1। ये तो A1 क्योंकि लीनियर है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू ये आती है W2 इंटू W1 प्लस 1। तो इस तरह से इन दोनों को कॉमन निकाला तो x बाहर आ गया, यहाँ पे W2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस तरह यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये B1 निकला है। तो हमारे पास ये एक चीज निकल आएगी जो कि लीनियर है। लेकिन हम जो है वो हमेशा आउटपुट जो है वो नॉन लीनियर निकालते हैं। नॉन लीनियर का मतलब कि हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की जाती है कि ये इमेज है कि नहीं है। नॉन लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लीनियर रिग्रेशन के अंदर तो कुछ ना कुछ हद तक एप्लीकेबल थी कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि अगर हाउसिंग वैल्यूज ये हैं कि नंबर ऑफ द बेडरूम्स 2 है और साइज 10 मरला है तो 2 करोड़ होगी वैल्यूज, तो ये लीनियर है। हमारे पास आउटपुट लीनियर है, ये साइज है तो ये प्राइस है, ये साइज है तो ये प्राइस है, तो हमारे पास लीनियर है। लेकिन हमें हमेशा आउटपुट जो है वो लीनियर नहीं चाहिए होती, बल्कि समटाइम नॉन लीनियर चाहिए होती है, जो कि हमेशा हमको वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान या 0 और 1 ही वैल्यू बताती है कि ये कैट का इमेज है कि नहीं है। तो इस वजह से हमारा एक पार्ट जो है वो हमेशा नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर पार्ट क्या करता है, ये आपकी पैरामीटर के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास पहले लेक्चर के अंदर के हमारे पास अगर कुछ इनपुट्स हैं तो जो कि हाउसिंग प्राइस से रिलेटेड, तो हमने कहा था ये दो वैल्यूज हमें ये बताती हैं कि ये चीज़ हमें बताती है कि वॉकेबिलिटी कितनी है, यानी कि इसमें पैदल कितना चढ़ना पड़ता है।
और ये दो वैल्यूज आप बताती हैं कि यहाँ पे कितने कितने हेल्दी या कितने वेल्दी लोग रहते हैं इनके पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जिप कोड था, और या हमारे पास स्कूल को बताती है कि यहाँ की स्कूलिंग कैसी होगी। ये चीज़ें हमारे पास, ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे पास लोगों का जीडीपी रेट क्या है। कि हम कुछ ना कुछ इनपुट पैरामीटर से हम कुछ नॉन लीनियरिटी निकालते हैं कि वोकेबिलिटी फॉर एग्जांपल हमने निकालनी है, तो ये हमारे पास 1 या 0 है। जीडीपी यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं कि नहीं रहते, या 0.5 या 0.7 है इसका रेशो, कि ये हमारे पास इतनी है। क्योंकि उसकी बेस पे हमने आगे कंट्रीब्यूट करना होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर कि इसकी वैल्यू कितनी एक्टिवेट करके कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे अगले न्यूरॉन के अंदर। तो हमें नॉन लीनियर फंक्शन ऑलमोस्ट हर न्यूरॉन के अंदर लाजमी चाहिए होता है, जो कि ये बताता है कि इस फंक्शन ने आगे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है या 0.01 आती है, तो ये आगे बहुत कम पार्टिसिपेट करेगा। इसकी वैल्यू अगर 0.7 आती है तो ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा अगले न्यूरॉन के अंदर। तो हमें नॉन लीनियरिटी एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्लियर और नॉट? और वन लास्ट स्लाइड, ये स्लाइड्स हम पहले कर चुके थे, दरमियान वाली स्लाइड्स मैंने कुछ छोड़ी थी। ये बैक प्रोपोगेशन को हम कर चुके थे उस दिन। और इसके बाद हमारे पास एक और स्लाइड यहाँ पे मैंने दी थी, वन इज द रैंडम इनिशियलाइजेशन। नॉर्मली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते थे, हमारे पास कुछ वेट्स होते थे और उन वेट्स को हम जो है वो 0 0 साइन करते थे। लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम वेट्स को 0 0 साइन नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको कुछ ना कुछ वैल्यूज देंगे। अगर हम उसको कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं देते, बल्कि वैसे ही रैंडमली 0 0 वैल्यू साइन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या उसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वेट्स हैं, उनको हमने 0 0 साइन कर दिया, ये वाले दो वेट्स, और ये वाले दो वेट्स इनको भी हमने 0 0 साइन कर दिया। तो मुझे बताएं, जो इनसे वैल्यू प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? दोनों दोनों न्यूरॉन से जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? दोनों से जो वैल्यू, जो भी वैल्यू हुई, नॉर्मली तो 0 0 ही होगी, लेकिन अगर एक्टिवेशन फंक्शन की लगाएं तो कुछ और होनी चाहिए, लेकिन वो भी सेम होगी। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि देखो दोनों में x1 और x2 जा रहा है, और दोनों के वेट्स की वैल्यू 0 0 है, तो जो भी प्रोड्यूस हुई वैल्यू दोनों दोनों न्यूरॉन से सेम होनी है। जो भी हुई वैल्यू वो हमेशा से सेम होगी। इन दोनों का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो dz1 हमेशा dz2 के इक्वल होगा। तो ऐसा करने से आपके अगली जो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो सेम जाएगी, सेम जाने से आगे सेम वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो ये हमेशा आपको दोनों जो एक्टिवेशन ये दोनों जो न्यूरॉन्स हैं, डज नॉट मेक सेंस कि ये एक जैसी ही पार्टिसिपेट करें। अगर ये एक जैसे ही पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका सिस्टम में ये दोनों ना भी होते तो दोनों की बजाय एक ही होता, तो तब भी बात सेम थी। लेकिन हम तो नंबर ऑफ न्यूरॉन ज्यादा इस वजह से करते हैं कि हमारा हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेन हो सके और वेरी एक्यूरेट वैल्यू प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों सेम वैल्यू प्रोड्यूस ना करें। अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों सेम वैल्यू प्रोड्यूस ना करें, तो हमारे पास ये जो वेट्स की वैल्यू है ये भी सेम नहीं होनी चाहिए जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ ये 0.5 है, ये 0.9 है, और ये 0.1 है, ये 0.8 है। फिर वैल्यूज डिफरेंट प्रोड्यूस होंगी, तो ये डिफरेंट होनी भी चाहिए। और डिफरेंट करने के लिए फिर हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास जुपिटर है, तो उसके अंदर हम इस तरह से इनको इनिशियलाइज करते हैं। क्या हम कहते हैं, रैंड एन फंक्शन है 2 × 2 का, और मल्टीप्लाइड 0.01।
कि कोई रैंडम वैल्यू प्रोड्यूस हो और इसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज होंगी और वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि रैंडम वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो बहुत बड़ी हो सकती है। हम थीटा जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल रखना चाहते हैं, तो हमने उसको 0.01 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी जो न के नॉन जीरो होगी, जो कि स्मॉलर वैल्यूज के साथ होगी, और वैल्यू जो है वो डिफरेंट होंगी। सपोज 0.8 है, 0.5 है, 0.3। इस तरह करने से आपका जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप 0 वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज करें। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। ये स्लाइड्स पूरी हो गई हैं। मैं एक असाइनमेंट रख दूंगा, ये 1 मिनट के बाद इसने डिसेबल हो जाना है, जो जूम की मीटिंग है। तो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने इनिशियलाइज करना है, ये अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख लें पॉइंट में। कोई भी वैल्यू रखते हैं, लेकिन 0 ना रखें। अगर दोनों की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो ये दोनों की कोई सेंस नहीं बनती, बल्कि ये दोनों एक ही वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे जो अगले जाएगी। अगर दोनों एक ही वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं तो दो न्यूरॉन्स का कोई फायदा नहीं है। वैल्यूज रखें, नॉन जीरो रखें, लेकिन डिफरेंट रखें। तो उसके लिए ये एक तरीका है कि आप ये वाली कमांड्स को यूज करते हुए अपने वेट्स को इनिशियलाइज करें, रैंडम इनिशियलाइजेशन करें इंस्टेड ऑफ 0 क्योंकि हम पिछले सेमेस्टर में कुछ 0 वैल्यूज के साथ भी इनिशियलाइज कर देते थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी और न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। बल्कि हमें रैंडम, तो आपका सिस्टम जल्दी ट्यून हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप उसको 0 वैल्यू दे देते हैं। जी कोई क्वेश्चन? लास्ट मिनट चल रहा है, जहां ऑफ हो गया वहां पे ऑफ हो गया। अरे क्लास क्वेश्चन, सर क्लास 2 बजे नहीं हो सकती? जी नहीं, अच्छा, क्लास 2 बजे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, इट्स ओके फाइन। नेक्स्ट क्लास 2 बजे हो जाएगी, अगर बाकी सब एग्री हैं तो, या आप आपस में डिसाइड कर लें, 2 बजे हो सकती है। 10 तारीख में उनका टाइम है। जी जैना बेटा, 2 बजे है? जी सर। 2 बजे है क्लास? ठीक है सर। ओके चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।